बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हमारा है लेक्चर 2 में हम चैप्टर 7 के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है गिव 2 एप्लीकेशंस इन विच रेजोनेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। 2 एप्लीकेशंस बतानी है जिसमें रेजोनेंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अब आपको याद हो तो हमने सबसे पहले तो डिफाइन किया था रेजोनेंस को। रेजोनेंस क्या होती है कि जब आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाती हैं तो सिस्टम का एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम बढ़ना शुरू हो जाता है और जब एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम बढ़ेगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें उससे कुछ एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगी एंड देन हम उससे सर्टेन एडवांटेजेस हासिल करेंगे। उन्हीं एडवांटेजेस को यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। अब पहला एडवांटेज है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में आपको याद होगा हमने कहा था कि वहाँ पर हम माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो माइक्रोवेव्स जाके फूड सप्लीमेंट या वो जो आपके पास फूड होगा या जो उसके अंदर जो फैट और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर माइक्रोवेव्स कोलाइड करती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेंगी, वाइब्रेशन कराएंगी। जब एक पहली फ्रीक्वेंसी जाके इंसिडेंट होगी वो मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराएगी, जब दूसरी जाकर इंसिडेंट होगी तो 2 फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी और जब 2 फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी तो फिर आपके पास रेजोनेंस का फिनोमेना होगा और मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा तो फिर हीट प्रोड्यूस होगी और हीट के नतीजे में वो फूड जल्दी कुक हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो भी हम पढ़ चुके हैं। सेकंड एग्जांपल इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो में हमने कहा था कि जब हम रेडियो की नॉब को घुमाते हैं तो हम उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी को एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ, वो जो रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है उससे मैच करा रहे होते हैं। और जब रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती हैं तो फिर हमें जो होता है ना वो एक स्पेसिफिक साउंड सुनाई देती है। किसी स्पेसिफिक जो भी स्टेशन होता है फिर हम उसकी साउंड सुनाई देती है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये रेजोनेंस को डिफाइन करना है एंड देन 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, What happens to the time period of simple pendulum if its length is double? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या असर होगा अगर हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम को डबल कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेंडुलम की लेंथ है L, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड इनिशियल है T। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि वो जो सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेता है वो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम होता है। अब टाइम पीरियड का फार्मूला है T = 2π√L/G। इसका मतलब है टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब हमने लेंथ को L प्राइम को क्या कर दिया, 2L कर दिया, तो when L प्राइम = 2L, now what will be the T प्राइम, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो T प्राइम = 2π√L प्राइम G। तो 2π L प्राइम की जगह हमने 2L/G पुट किया तो ये बन गया 2π × √2L/G। 2π√2 को सेपरेट कर लिया, √L/G सेपरेट हो गया। अब यहाँ से √2 अलग हो गया इंटू 2π√L/G, और 2π√L/G किसके इक्वल है, वो टाइम पीरियड के इक्वल है। तो यहाँ से T प्राइम इक्वल टू आ गया √T। सो इक्वेशन शोज दैट द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज आपके पास क्या होगी, डबल, देन इट्स टाइम पीरियड विल इंक्रीज √2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड √2 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। What will be the frequency of simple pendulum if length is 1 meter? फ्रीक्वेंसी क्या होगी सिंपल पेंडुलम की अगर उसकी लेंथ होगी जो 1 मीटर होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड। जितनी वाइब्रेशन 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट करेगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2π√G/L। यहाँ पर जो G है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ है 1 मीटर, पाई है 3.14। तो ये वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट की 1/2 × 3.14, G की जगह 9.8, लेंथ की जगह 1 मीटर। तो सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमारे पास ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर हो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0.5 हर्ट्ज और उसका टाइम पीरियड फिर क्या होगा, वो 2 सेकेंड होगा। और ऐसे पेंडुलम को हम नाम देते हैं सेकंड पेंडुलम। ये भी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जनरली इसके बारे में भी बताया था। फोर्थ क्वेश्चन, गिव 1 प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो रिसेंटली हमने पढ़ा था फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, इनकी एग्जांपल देनी है।
फ्री ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना कर रही हो, ऐसी ऑसिलेशंस को हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशंस। लाइक एक पेंडुलम अगर आपके पास है, एक पेंडुलम अगर आपके पास मौजूद है और उस पेंडुलम को आपने इनिशियली डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की एंड देन रिलीज कर दिया, यानी आप उसको मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गए, छोड़ दिया, तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल टाइम पीरियड से ऑसिलेट करना शुरू करेगा। आपने जस्ट इनिशियल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की और कोई फोर्स अमल नहीं की, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वो फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल, जी और लेंथ पर डिपेंड करेगी और उसका टाइम पीरियड भी एल और जी पर डिपेंड करेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेगी। ऐसी ऑसिलेशंस को हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशंस। नेक्स्ट है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल हो रही हो, यानी पेंडुलम को आपने डिस्टर्ब किया, वो ऑसिलेट करना शुरू हो गया, देन आप उसको कॉन्टिन्यूसली पुश भी करते रहे। लाइक जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आपके पास स्विंग की, आप झूला झूल रहे हैं, ठीक है, आप झूला झूलते हुए एक्सट्रीम पोजीशन पर आते हैं और आपको कॉन्टिन्यूस पुशेस दिए जाएं, तो वो जो फोर्स होगी वो आपके पास, वो जो ऑसिलेशन सॉरी होगी वो कहलाएगी फोर्स्ड ऑसिलेशन। So the oscillation which occurs under the influence of external periodic force are called forced oscillation. Swing is examples में देखते हैं, when swing is distributed repeatedly with a periodic force, तो जब swing यानी झूले को आप continuously pushes लगाते रहें तो वो आपके पास क्या होगी, वो होगी forced oscillation। फैक्ट्री फ्लोर में जब बड़ी हैवी मिल्स काम कर रही हो, हैवी मशीनरी काम कर रही हो, तो उसके पार्ट्स वाइब्रेट करते हैं, तो वो जमीन को भी वाइब्रेट करा रहे होते हैं, ठीक होगी बात। ये सारी एग्जांपल्स आपके पास जो हैं ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस की हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। हाउ कैन यू कंपेयर मास ऑफ द बॉडी बाय ऑब्जर्विंग देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन व्हेन सपोर्टेड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग वाला हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं यहाँ पर। बाकी ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं था स्प्रिंग कांस्टेंट और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट था, तो इसको हम स्किप करते हैं जी। 6 अ वायर हैंग्स फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ डार्क हाई टावर। A wire hangs from a top of a dark high tower. एक हाई टावर है, उसके साथ हमने एक वायर को सस्पेंड किया हुआ है, so that the top of the tower is not visible. टॉप ऑफ द टावर हमें विजिबल नहीं है। How would you able to determine the height of the tower? अब आपको टॉप नजर नहीं आ रहा, आपको कहा गया है कि आपने टावर की क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखें, आपने जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम को एक पॉइंट को आपने टॉप से फिक्स किया होता है और दूसरे पॉइंट पर मेटालिक बॉब अटैच होता है, तो वो मेटालिक बॉब से लेके वो जो टॉप ऑफ दी जहां पर फिक्स्ड है वो क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ दी पेंडुलम कहलाती है। अब अगर टावर के टॉप से वो वायर फिक्स्ड है और दूसरा एंड टावर की या बॉटम यानी जमीन की सरफेस के करीब है, तो जितनी उस पेंडुलम की लेंथ होगी वही आपके पास क्या होगी, उसकी हाइट भी होगी। तो हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं T = 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। हम क्या करेंगे, बॉब इज कनेक्टेड विद द विजिबल लोअर एंड ऑफ द वायर सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल पेंडुलम। उसको हमने सिंपल पेंडुलम बना दिया, देन हमने उसको क्या किया, ऑसिलेट करा के उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट किया। टाइम पीरियड फाइंड आउट करके हम लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। तो T = 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, 3 पाई उधर चला गया, T / 2 पाई इंटू अंडर रूट L ओवर G, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, T / 2 पाई होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट L ओवर G होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, T स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू L ओवर G, G उधर चला गया, L = GT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पर हम G टाइम पीरियड की 4 और पाई की वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ ऑफ द टावर को या हाइट ऑफ द टावर को। Why in simple harmonic motion the acceleration is 0 when the velocity is greatest? कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब एक्सेलरेशन 0 होता है वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों होती है। अब फार्मूला अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन का फार्मूला है A = -ω²x, यानी A इज डायरेक्टली रिलेटेड टू -x, और वेलोसिटी का फार्मूला है V = ω × अंडर रूट x02 - x²। वो कहते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन x। अब मीन पोजीशन की बात करते हैं, मीन पोजीशन पे x कितना है, 0, मीन पोजीशन पे x 0, तो A = -ω² × 0, एक्सेलरेशन क्या हो चुका है मीन पोजीशन पे 0। अब यही वैल्यू हम वेलोसिटी के फार्मूले में पुट करें, V = ω × x02 - 0², V = ω × अंडर रूट x02, x02 से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो V = आ गया ω(x0). तो यहाँ से हमने देखा कि जब आपके पास एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम।
पॉइंट असल में ये है कि मेन पोजीशन पर जो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स हो जाती है वो जीरो हो जाती है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, लेकिन उस वक्त वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन अ टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज ए। वो कहते हैं एक ऑसिलेटर या एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, अपने टाइम पीरियड के दौरान कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर उसका एम्पलीट्यूड है ए। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन टाइम पीरियड इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड विल बी 4a। कितना होगा, 4a। रीजन क्या है, रीजन सिंपल सी ये है कि जब आप इसको डिस्टर्ब करके एक्सट्रीम पर लेकर गए, ये किधर जाएगा, एक्सट्रीम से जाएगा मीन की तरफ। कितना डिस्टेंस कवर किया, a। फिर मीन से जाएगा एक्सट्रीम की तरफ, दूसरी एक्सट्रीम की तरफ, कितना डिस्टेंस कवर किया, a। देन वापस आएगा मीन एंड देन एक्सट्रीम, तो a प्लस a एंड प्लस a। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है वो a प्लस a प्लस a प्लस a इक्वल टू हो जाएगा 4a के। ठीक होगी बात। लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम एज ऑसिलेशन डाई डाउन फ्रॉम अ लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल। तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होती है एज इट्स ऑसिलेशन डाई डाउन फ्रॉम व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या असर होगा जब आपकी ऑसिलेशंस जो होगी, जब आपकी ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड जो होगा वो ज्यादा से कम की तरफ आ रहा होगा। तो व्हेन द ऑसिलेशन डाई डाउन फ्रॉम लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल द फ्रीक्वेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। पहले बढ़ेगी और फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। रीजन क्या है, सिंपल है जी, हमारे पास जो है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब होगा क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए ना, पहले आपके पास टाइम पीरियड एक तरह से आपके पास ज्यादा है, टाइम पीरियड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है। दोबारा रिपीट करते हैं जी, टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपके पास, पहले इंक्रीज होगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। पहले इंक्रीज अब क्यों होगी, पहले देखिए टाइम पीरियड जो है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक वो जल्दी पहुंचेगा। जब एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक वो जल्दी पहुंचेगा तो फिर आपके पास क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरह जैसे जैसे ऑसिलेशंस डैम्प्ड होना शुरू हो जाएगी, एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन यानी टाइम पीरियड भी नजर आ रहा है आपको कम होना शुरू हो गया। और जब टाइम पीरियड कम होगा तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। और कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि उसके बाद जो है ऑलमोस्ट वो रेस्ट पर आ गया, तो इसका मतलब उसकी ऑसिलेशन स्टॉप हो गई। कांस्टेंट होते होते फिर सडनली वो जीरो हो जाएगा। ये इसका आपके पास कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, a singer holding a note of right frequency can shatter a glass, explain। कहते हैं एक सिंगर है वो गाना गाता है और ग्लास को तोड़ देता है, एक खास फ्रीक्वेंसी पर जाकर वो ग्लास को तोड़ देता है। अक्सर ये आपने देखा भी होगा। यस इट इज पॉसिबल फॉर सिंगर टू शैटर अ ग्लास थ्रू रेजोनेंस। यस, वो किस वजह से तोड़ता है, ड्यू टू रेजोनेंस। अब आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं ना, सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो भी रेस्ट पर नहीं होते, बल्कि वो भी कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सो उसके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं। जब सिंगर एक खास गाते हुए खास फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है, तो जब आप उस सिंगर की फ्रीक्वेंसी और उस गिलास के मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो एटम का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा। जब उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा तो उनके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से वो कॉन्टिन्यूसली उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, वो अपनी जो उनके दरमियान बॉन्डिंग है, एक तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, एक पॉइंट पर जाकर वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ब्रेक हो जाती हैं और वो ग्लास टूट जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ग्लास बहुत हाई हो जाता है। ये थे बेटा हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। इनको आप 10 में से एक आई थिंक स्किप है, बाकी आपके सारे 9 इंक्लूड हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर पढ़िएगा। आपको याद हो तो एमसीक्यूज मैंने इसलिए नहीं कराई क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करा चुका था, तो 10 आपका शामिल नहीं है कोर्स में। The resonant frequency of SHM is maximum when the particle displacement is maximum। तो ये मेरे ख्याल में मैं सारे जो है ना वो आपको बता चुका था। इसको आप दोबारा देख लेंगे, किसी में कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक होगी बात। यहाँ पर आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह बेटा मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।